हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स? आ जाइए फटाफट। सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभात आप सभी को। ये मॉर्निंग की हमारी क्लास है, पहली क्लास है, जहाँ पर मैंने आप लोग के टाइमिंग के लिए 10 AM पर आप लोग को बोल रखा था कि मैं करूँगी, तो 10 AM पर हम क्लासेस करेंगे। 12 PM पर जब कभी 10 AM पर नहीं हो पाती किसी कारणवश, तब हम लोग 12 PM पर देख लेंगे। अदरवाइज मैं कोशिश मेरी पूरी है कि 10 AM पर आप लोग को क्लासेस मिल जाए। आज की इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, शिक्षण अधिगम से संबंधित प्रश्न को हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि मैंने आपको कल ही करवाए थे। उसके आगे के जो क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे, उससे के क्वेश्चन करवाऊंगी। क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी सीरीज आपकी बुक से नहीं है, आपके सिलेबस से ही है, लेकिन यहाँ पर आपको वो थोड़ा अलग तरीके से मिल रहा है। और ये मैंने खुद राइट करके चीज़ें की हुई हैं, तो मैं यहाँ पर आपको करवाने वाली, जो कि मैंने कहा था कि एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। तो आज आपकी मैथ की भी क्लासेस होगी। 10 AM पर ये आपकी क्लास है। 4 PM पर जो आपकी क्लास का टाइमिंग वो 4 पे चलेगा, 9 पर जो है वो चलेगा। अगर एक्स्ट्रा कोई क्लास मुझे लेनी होगी तो आपको मैं वो चीज़ शेड्यूल कर दूंगी, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये आपकी टाइमिंग है। ध्यान रखना कि 10 AM का क्लास हम करेंगे। 12 PM के कुछ बच्चे जो हैं वो 10 AM पर प्रयास करें कि देख लें, नहीं तो थोड़ा बाद में देख लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा मैनेज करिए, क्योंकि बाद में करने काफ़ी लेट हो रहा है, इसलिए मैंने चेंज किए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। यहाँ पर हमें देखने हैं फटाफट क्वेश्चन। तो कोई प्रॉब्लम हो रही है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि पढ़ाना क्या है। पढ़ाना, पढ़ना नहीं, पढ़ाने के बारे में है कि पढ़ाना क्या है। ध्यान रखना, ये हमारे शिक्षण अधिगम से, टीचिंग और लर्निंग से है, ठीक है? तो पढ़ाना शिक्षण एक ही चीज़ होती है। तो ये यहाँ पर है कि पढ़ाना क्या है, तो आप लिखेंगे, एक सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि शिक्षण निर्देश या मार्गदर्शन के माध्यम से किसी को ज्ञान या कौशल प्रदान करने का कार्य है। शिक्षण जो होता है, जैसे आपसे पूछे पढ़ाना क्या है, या लिखा जाए कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण का क्या अभिप्राय है, या आप क्या समझते हैं, तब आप ये चीज़ वहाँ पर बता सकते हैं कि शिक्षण निर्देश या मार्गदर्शन के माध्यम से किसी को ज्ञान या कौशल प्रदान करने का, किसी को ज्ञान, नॉलेजफुल चीज़ें हैं, या किसी को स्किल सिखाने का या बताने का एक तरीका है, एक कार्य है, एक प्रोसेस है। बहुत सिंपल सी लाइन मैंने लिखा है, जो कि आपको 1 नंबर में आराम से लिखना है। आपको अपने जो आंसर राइट करने, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें कुछ लाइनें बार बार हम पढ़ते हैं और वैसा हूबहू हमारे दिमाग में तब लिख देते हैं। तो थोड़ा अच्छे अपने आप से लिखना है, लेकिन ये कि थोड़ा अच्छा आंसर राइट करना है, ठीक है? अपने आप के चक्कर में कहीं उल्टा सीधा मत लिख दो, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि किताब की भाषा आंसर वाली होती है, और हमारी वाली जो भाषा होती है वो फिर लगती है कि बना कर लिखी गई है, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दूसरा देखिए, सिखाना क्या है, सीखना क्या है। सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, ये एक पूछा जाता है। शिक्षण अधिगम आप जान रहे हैं। तो सीखना अध्ययन, अनुभव या निर्देश के माध्यम से ज्ञान या कौशल का, व्यवहार का अधिग्रहण है, ठीक है? बहुत बेसिक बातें आपको बताई जा रही, सिंपल एकदम। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको लिए हुए हैं, और 10 से 15 का डेली टारगेट रहेगा कि ऐसे मैं आपको करवाऊँ। क्योंकि आपको 3-4 क्लासेस लेनी है, तो 15-15 मिनट की मेरी क्लास अगर आपको लेती हूँ फ्रेंड्स, तो आपको डेली हर एक सब्जेक्ट का हो जाएगा। मेरा टारगेट भी है कि मैं कोशिश करूँ कि अगर 4-5 क्लास हो रही है तो 8 सब्जेक्ट है, 3-4 सब्जेक्ट डेली हो जाए, और जो सब्जेक्ट ना हो पाए वो नेक्स्ट डे हो जाए। तो इस तरीके सारा सब्जेक्ट हमारा रिवीजन हो जाएगा, और हम फटाफट सारे रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि शिक्षण और सीखने के बीच में क्या अंतर है। शिक्षण और सीखने के बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो शिक्षण ज्ञान प्रदान करने की क्रिया है। जो शिक्षण होता है ना, वो ज्ञान प्रदान करने की क्रिया होती है, जबकि सीखना जो होता है वो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। बहुत बेसिक से एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस है, जो हम एग्जामिनर अगर पूछते हैं तो बता सकते हैं, लिखना है कॉपी में लिख सकते हैं कि शिक्षण और सीखने के बीच में क्या अंतर है। शिक्षण ज्ञान प्रदान करने की क्रिया होती है, जहाँ पर हमको ज्ञान प्रदान किया जाता है, जबकि सीखना जो होता है वो ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया होती है, जहाँ पर हम ज्ञान सीखते हैं। और एक में क्या होता है, हम ज्ञान देते हैं, लोगों को सिखाते हैं। नेक्स्ट आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज का। यहाँ पर क्या है, सक्रिय रहने के क्या लाभ है, एक्टिव रहने के क्या क्या प्रॉफिट है, एक्टिव रहने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये जानना है। तो सक्रिय शिक्षण एक एक्टिव लर्निंग, एक एक्टिव टीचिंग छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में संलग्न करता है। सीखने में, ऐसे प्रोसेस में काफ़ी कह सकते हैं कि एक्टिव रहता है। आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं, हर काम को करने के लिए आगे भी रहते हैं कि मैं आई। महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाएं, एक अच्छी सोच, एक सही सानिध्य भरी सोच,
सही दृष्टिकोण का नज़रिया और समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देता है। जो प्रॉब्लम्स निकल रही है उसको टैकल करना, उसको बारीकी को समझना, ये क्यों हुआ, कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, आगे कैसे जा सकते हैं, और सूचना के बेहतर प्रतिधारण की ओर जाता है। ये सूचना के बेहतर प्रतिधारण की ओर लेके जाता है कि हम सही सही इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके काफ़ी एक्टिव तरीके से कोई भी कार्य करता है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर एक्टिव हैं तो आप अच्छे तरीके से रहेंगे, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और आप अपना हर एक काम टाइम के साथ प्रॉपर तरीके से अच्छे से कर ले जाएंगे, चाहे वो पढ़ाई का हो, बिजनेस का हो, नौकरी का हो, जॉब का हो, घर का हो, किसी का भी हो। आपके एक्टिव रहने से आपके सीखने का बहुत लाभ होता है। हम कैसा भी काम है कि कैसा भी वर्क है, अगर हम एक्टिव है तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं और समस्या को निवारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। चलिए, शिक्षक सकारात्मक सीखने का माहौल कैसे बना सकते हैं। एक टीचर हैं आप, जैसे आज नहीं है अभी, नेक्स्ट मतलब टीचिंग में आप लोग गए हैं तो थोड़ा उतना नहीं था, लेकिन जब टीचर बन के जाएंगे तो क्या क्या करेंगे। एक वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स वाला क्लासरूम क्रिएट हो जाए और सारे बच्चे बड़े कोई आपकी बात को ना सुने, कॉपी फाड़ता रहे, ऐसा कोई कुछ काम ना करे तो क्या करेंगे। एक एक आइडिया आप लोग लिखिए, आप लोग आपस में एक एक बात को लिखिए कि मैं ये करूँगा, मैं क्या कर सकते, सोचिए, दिमाग लगाइए कि इस तरीके से आपका क्लासरूम वहाँ पर डेली का डेली बना रहा, ऐसे आसानी से आप सारे काम अच्छे से पढ़ा दें, उनको सिखा दें, तो क्या क्या करेंगे, क्या तरीके हैं, आप कैसे उनको सिखाएंगे, कैसे उनको पढ़ाएंगे। अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं आप लोग आंसर्स को, आप लोगों ने कमेंट बहुत पूछा है, मैं आपने लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन क्या क्या लिखेंगे ज़रा लिखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले जैसे ऐसे कोई एक पॉजिटिव वाइब वाला या क्रिएटिव तरीके से कुछ भी इन्वायरमेंट सबसे बड़ा रोल प्लेइंग होता है हर चीज़ के लिए। तो शिक्षक कक्षा में समुदाय की भावना को बढ़ावा देगा। समुदाय की भावना क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब क्या है कि ग्रुप बन जाता है। अगर हमें कोई टास्क देना तो एक टास्क को फिर एक लोग को देंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, ग्रुप में देंगे तो 3 दिन में हो जाएगा। छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मोटिवेट करें, उनको बूस्ट अप करें, वेल डन, गुड के, बट आप ऐसे कुछ प्रेजेस की बातें बोले जिससे वो चीज़ें उनको इन्हांस करें, वो आगे बढ़ने का प्रयास करें, करके सीखने के लिए उनको बल दें। हर चीज़ को उनको खुद को करने के लिए बल दें कि नहीं ये खुद करो, ये स्वयं तुम करो, और एक सुरक्षित और सहायक स्थान प्रदान करके एक सकारात्मक सीखने का माहौल भी बना सकते हैं, जहाँ पर एक प्रोटेक्टिव तरीके से आप उनको अच्छे से सिखा सकते हैं कि वहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी भी रहेगी, सीख भी मिलेगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आप बहुत तरीके से एक इन्वायरमेंट को वहाँ पर क्रिएट करके बच्चों को अच्छे से सिखा और बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं सीखने को बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करें। अगर सीखने को बढ़ाना है, कह रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी को कैसे उसमें इंक्लूड करके आप सिखा सकते हो, तो शिक्षक मल्टीमीडिया संसाधन का यूज़ करके इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स को ले आकर जो अच्छे रहें, जिनमें कोई साउंड निकले, कुछ बोले कोई, कुछ नाचे कोई, डमरू बजे डम डम डम, या कुछ भी कोई एक्टिविटी हो, कुछ निकले बाहर जाए अंदर आए। मल्टीमीडिया के बहुत सारे सोर्सेज हैं, टेप रिकॉर्डर है, स्मार्ट बोर्ड है, डेस्कटॉप वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। ऑनलाइन का भी यूज़ करके हम इस तरीके से करके सीखने के बढ़ाने को प्रौद्योगिकी के साथ उपयोग में ले सकते हैं, जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी चीज़ों को आसान बनाती है। अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद आप मेरे जैसे चांदनी नाम की किसी लड़की को जानते ही ना, और नहीं मैं आप लोग को जानती, क्योंकि ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम डेली मिलते हैं और यही सारी क्लासेस करते हैं, कुछ बातें भी करते हैं, मस्ती करते हैं। चलो क्लास पसंद आ रही है तो फटाफट अब करो लाइक, अब बारी है लाइक करने फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए चलिए, नो कंजूसी, अब आपको आराम से चीज़ें मिल रही हैं, और मैं चाहती तो आपका रिवीजन हो गया तो मैं क्लास ओवर कर सकती थी, ये कह सकती थी कि एग्ज़ाम जब आएगा तब आपकी क्लासेस मैराथन करवा के एक बार रिवीजन करवा के कर लेंगे, लेकिन मैंने ऐसा ब्रेक नहीं लिया, जबकि मैं ब्रेक लेना चाह रही थी क्योंकि मेरे पर बर्डन बहुत था काम का, लेकिन तब भी मैं मैनेज कर रही हूँ। तो लाइक तो बनता है, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना, जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छे बात, जिन्होंने नहीं किया कंजूसी नहीं करिए। चलिए फटाफट आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप सो सभी ने कर लिया होगा। कोई प्रॉब्लम होती तो बताइए, प्रॉब्लम ही मैं बोलती हूँ हमेशा, प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, सोल्यूशन उसका मिल जाएगा, जो बच्चे जो पूछते हैं उसका मिलता है। 7वां क्वेश्चन है आज का स्क्रीन पर, मूल्यांकन के कुछ प्रभावी तरीके क्या हैं। मूल्यांकन का मतलब क्या है कि जांच करना, ठीक है, पढ़ाई कैसी है, कैसा चल रहा है, चीज़ें कैसी हो रही है। अभी कल सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट ही आया, आप देखिए काफ़ी अच्छा रहा है बच्चों का परफॉर्मेंस फिलहाल के लिए।
मूल्यांकन के कुछ प्रभावी तरीके क्या क्या आप कर सकते हैं। तो हमें जब मूल्यांकन करना है तो हर चीज़ को नापने का, हर चीज़ को जांचने का, और सबका अलग अलग नपना होता है, तरीके होते हैं। तो आपको पढ़ाई लिखाई जैसे आप लोग को होता है, तो मैं आपके क्विज़ेस लेती हूँ, क्विज़ करवाती हूँ, आपको टेलीग्राम पर भी क्विज़ दे रही हूँ, कल से मैंने स्टार्ट कर दिया है फिर से, तो वो दे रही हूँ, यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ। आपके एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, आपके कॉलेज में यूनिट टेस्ट होता रहता है, आप टीचिंग पे गए, वहाँ पर बहुत सीखे, आपने कुछ निबंध वगैरह लिखा, आपने लेसन प्लान बनाया, आपने टीचिंग फाइल बनाई, आपने टीएलएम बनाया, तो आप लोग सीखा ही तो। क्या आपका सब कुछ वेस्ट हुआ? नहीं, आपने प्रोजेक्ट बहुत सारे बनाते हैं, हमेशा बनाते आते हैं। प्रदर्शित, तो यहाँ पर क्या है, या कोई चीज़ प्रदर्शित कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, डेमो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये सब मूल्यांकन के तरीके होते हैं, जिनके ऐसा कोई हम टास्क दे देते हैं बच्चों को, और बच्चे को वो सब चीज़ें करनी होती है, बनानी होती है। इससे हमारा मूल्यांकन एक लगभग हो जाता है कि बच्चे को कैसा कैसा क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा कितना वो एक्टिव है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ 8 देखते हैं, सीखने की प्रतिक्रिया की क्या भूमिका है। सीखने में प्रतिक्रिया की क्या भूमिका होती है। तो प्रतिक्रिया का मतलब क्या है कि रिएक्शन देना, रिस्पॉन्स करना, ठीक है, फीडबैक देना। तो आउटकम्स क्या आया वो बताना। तो फीडबैक छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये फीडबैक चाहे टीचर को मिले चाहे बच्चे को मिले, उनके प्रदर्शन में उन्होंने जैसे कोई मॉडल बनाया, उसको प्रदर्शित किया, लोगों के सामने दिखाया, जांच में आगे गया, हाँ बढ़िया है, सोच अच्छी है, काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्जीबिशन के थ्रू बच्चों के दिमाग से लेके उसको की जाती हैं। ठीक है, तो फीडबैक छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उन्हें उनके क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है, वो किस फील्ड में अच्छे हैं, किस पे बढ़िया कर सकते हैं, जहाँ वे सुधार करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे सारे लोग हर सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होते, ठीक है, जैसे मैं भी बहुत सारे सब्जेक्ट में अच्छी नहीं हूँ, नहीं होता है, नहीं आती हर चीज़ें, फिर इतना दिमाग नहीं लगाता, काम भर का आता है तो हाँ चलो काम भर का आ जाता है, हो जाता है। तो जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट सभी के विषय में सबके होते हैं, अपनी चॉइस होती है, कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होती है जो एकदम जबान पे रहती है कि हाँ इसका ये, इसका ये, इसका ये, वो तो काम करने और प्रैक्टिस करने पर डिपेंड कर रहता है। तो वैसे जब फीडबैक मिलता है तो बच्चे और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि और आगे बढ़ें और सारी चीज़ों को बताएं या सीखें, उनको समझ में ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो अच्छा रहता है फीडबैक जब मिलता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो चीज़ें अच्छी हो जाती है ना, वो और बढ़िया करने लगते हैं। आगे बढ़िए, चलिए 9th पे आइए, सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका है। सीख रहे हैं, अगर सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं तो प्रेरणा की क्या भूमिकाएं होती हैं। तो सीखने में प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी और काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि यह छात्रों को लक्ष्य निर्धारित करने में, उनके एम तक उनको पहुंचाने में, उनके एम तक उनको ले जाने में, उनके एम तक उनको सिखाने में, केंद्रित रहने और चुनौतियों का सामना करने में, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हटाने के लिए, सेंटर्ड रहने के प्रॉपर तरीके से, उन चीज़ों काफ़ी तरीके से शॉर्ट आउट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, जहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और प्रेरणा अगर है तो हम हर एक काम को बहुत आसान के तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके शिक्षण अधिगम के टॉपिक हैं जो हम डेली लाइफ में काफ़ी खुद अमल भी करते हैं। नेक्स्ट आइए, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर होता है। एक फॉर्मल, एक नॉन फॉर्मल कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि औपचारिक शिक्षा एक संचरित वातावरण में होती है, ठीक है, वहाँ का एक अपना इन्वायरमेंट होता है, उसके हिसाब से वहाँ पर होती है, वहाँ पर करवाई जाती है। जबकि जैसे कि कक्षा, क्लासरूम, ठीक है, वो औपचारिक है, उठना बैठना, टाइम पर प्रॉपर तरीके से जाना आना करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो रोज़मर्रा के अनुभव पे बेसिस पे होती है, क्योंकि हम वहाँ पर डेली रास्ते में आते जाते कुछ सीखते हैं, बड़ों से कुछ सीखते हैं, फैमिली से कुछ सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी अनौपचारिक में होती है। औपचारिक में जहाँ पर हमको 9 to 5 बैठना होता है, प्रॉपर लोगों से ढंग के कपड़े पहन के जाना होता है और टाइट रहना पड़ता है, ये ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, टाइम से खाना है, तो वो सारी हमारी औपचारिक में आती हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, सीखने में सहयोग की क्या भूमिका है। क्लास पसंद आ रही है ना, समझ में आ रहा है ना। जितने क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको बताए सारे आपके सिलेबस से बाहर से कुछ भी नहीं, लेकिन ये है कि ये क्वेश्चन सारे मेरे हैं, क्योंकि सॉरी, मैं हमेशा जब पीडीएफ मतलब वो आपको पैराग्राफ पढ़ने को बोलती हूँ तो बोलती हूँ कि पैराग्राफ पढ़ो, उसमें से क्वेश्चंस बनाओ। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं और बना कर रखा हुआ है लिख कर कि हाँ बस एक कॉपी पेन में लिखा हुआ है क्वेश्चन सिर्फ, तो वहाँ से क्वेश्चन लिया और फटाफट बनाया ताकि आपको कुछ नया मिले। ठीक है, नया मिलता है, नया चैलेंज मिलता है तो पढ़ने में मज़ा आता है। अब कह रहा है कि सीखने में सहयोग की क्या भूमिका है। तो सहयोग जो होता है वो टीम वर्क के साथ काफ़ी अच्छा हेल्पफुल हो जाता है,
काम आसानी से हो जाता है, संचार और समस्या को सुलझाने के लिए कौशल को बढ़ावा मिलता है, कोई प्रॉब्लम है उसको समझाने के लिए, छात्रों को समुदाय की भावना विकसित करने में, सीखने के लिए साझा जिम्मेदारी विकसित करने में। मतलब ये है कि अगर आप टीम वर्क कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई प्रोजेक्ट में अगर सम्मिलित हो तो प्रोजेक्ट जब तक हो नहीं रहे तब तक आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो टीम वर्क जो होता है आपको मोटिवेट करता है, हेल्प भी बहुत करता है, बहुत सारे आइडिया भी देता है, हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। शिक्षण के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं, शिक्षण के विभिन्न तरीके क्या 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 हैं। तो कह सकते हैं कि लेक्चर के द्वारा, ठीक है, जहाँ पर आप वही व्याख्यान विधि है, चर्चा कर दो, डिस्कस कर दो, समूह कार्य के लिए आप उनको बोल दो कोई, ठीक है, कुछ वैसा अध्ययन है, कोई कोई टॉपिक है उसके अध्ययन में बोल दो, कुछ प्रदर्शित करने को बना कर ले आपको बोल दो। तो बहुत विभिन्न तरीके से आप शिक्षण करा सकते हो, सिखा सकते हो। नेक्स्ट आई अधिगम की विभिन्न शैलियाँ क्या क्या हैं। अधिगम की डिफरेंट डिफरेंट जो शैलियाँ होती हैं वो क्या है, तो दृष्टिगत तरीके से सामने तो सामने रहकर सिखाओ, दृष्टांत कौशल वगैरह का भी काफ़ी प्रयोग कर लो, श्रवणशील गति से कुछ बोल कर, गतिशील तरीके से कुछ चला कर, कुछ मोटिवेट कर, स्पर्श शैली कुछ छू, जैसे कि जो टच करके पढ़े, बहुत सारे तरीके हैं, या हाथों आंखों देखा वर्णन हो, वहाँ पर जाकर उसको खुद से टच करके देखें। तो ये अधिगम की अलग अलग शैलियाँ जिनका हम प्रयोग करते हैं अलग अलग विषय में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अधिगम क्यों महत्वपूर्ण है। अधिगम मैंने कितना क्वेश्चन लिया, 16 तक लिया। अधिगम क्यों महत्वपूर्ण होता है, अधिगम इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो अधिगम से विद्यार्थी नए नए ज्ञान कौशल मूल्य को प्राप्त करता है, वैल्यूज को प्राप्त करता है, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत उसका कुछ गुण रहता है, सामाजिक उसका कुछ अलग रहता है। इस तरीके से आगे चलिए, अधिगम की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व शामिल है। तो ज्ञान शामिल होता है, संबंध शामिल होता है, समझ होती है, सामर्थ्य होता है, मूल्य होता है, सामाजिक अनुभव होता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे तत्व हैं जो इसमें शामिल होते हैं। आप कोई और भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही वहाँ पर लिख दो। ठीक है, लेकिन ये है कि ये आसान है, याद करने में ईजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अधिगम की प्रक्रिया में कौन कौन से था, ये ऐसा सेम हो गया, इसको काट दो, ये सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, लगभग 16-17 मिनट की क्लास हो रही है, जितना क्वेश्चन था उतने मिनट की क्लास हुई। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप देखिए। और भी दिक्कत हो रही है, आप वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नोट्स वगैरह ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, प्रिंट मत करवाइएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। वैसे ही पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छा होगा, जो आपको उचित लगे। बस ये इतना डालना है कि 90% ले आना है बिना बैक के। बैक आएगी तो बैक निकालना मुश्किल होता है, इससे अच्छा है कि इतनी मेहनत कर लो कि बैक ना लगे। टाइम है तो टाइम का भरपूर इस्तेमाल करो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।